नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली भी करके आ गए बिहार में। अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान को धमकी देकर भी आ गए और उसके बाद लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सबसे जरूरी दो अहम बात जो अब तक सरकार बताने से बचती हुई नजर आ रही है। पहली बात कि जिम्मेदार कौन, लापरवाही किसकी और किस किस का इस्तीफा लिया जाएगा, किस किस को बर्खास्त किया जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस लापरवाही के और कायदे से, अगर इस देश में कोई और सरकार होती या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थोड़ी सी भी लज्जा होती तो सबसे पहले वो जिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बर्खास्त कर कर उनको वापस उनके घर भेजने का काम करते, उस मनोज सिन्हा के एक फैसले ने सबकी पोल खोल कर रख दी है। और एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से कब तक झूठ बोलेंगे। आखिर नरेंद्र मोदी देश की जनता को कब ये सच बताएंगे कि भारत के पास विकल्प क्या है, जिम्मेदार लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का रोड मैप क्या है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना क्या है। क्योंकि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी झूठ बोला कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मृतकों पर संवेदना जताना एक अलग बात होती है, आतंकवादी घटनाओं पर दुख जताना एक अलग बात होती है। लेकिन अमेरिका सहित दुनिया का कोई भी बड़ा देश आज की तारीख में भारत के साथ नहीं खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पक्ष में चीन और तुर्की पूरी तरह से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब मनोज सिन्हा ने सबकी पोल खोल कर रख दी तो आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक भागेंगे इस देश की संसद से, इस देश की जनता को सच बताने से कब तक वो डरते रहेंगे। जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और वहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास तमाम अधिकार है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है, जिन पर आरोप लगते रहे थे कि वो केजरीवाल सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा बुलाई जानी थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाकर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। और चूंकि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ उपराज्यपाल के हाथ में है तो उपराज्यपाल से गुजारिश की गई, उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा का सत्र बुलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलने का पहला बड़ा काम कर दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने देश की जनता को यह बता दिया कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, तो फिर देश की संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत देश के ज्यादातर राजनीतिक दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि खुलकर चर्चा हो सके और उस चर्चा का लाइव टेलीकास्ट इस देश की जनता देख सके। खैर, मैं फिर आता हूं जम्मू कश्मीर विधानसभा पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र एक दिन का आज बुलाया गया। इस विशेष सत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख जताया, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में भारत सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन बोलते बोलते जब उनका दुख छलकने लगा तो वो ये भी बोल गए कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार के हाथ में नहीं है। वो जरूर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे भारत के पर्यटकों को बुला रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद इतनी विभत्स आतंकवादी कार्रवाई हुई है, पर्यटकों को मारा गया है, वो उनको सुरक्षा तो नहीं दे सकते थे क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया था देश भर के पर्यटकों को, तो वो इसके लिए जिम्मेदार है। उनके पास माफी के लिए शब्द नहीं है। और जब ये तमाम बातें वो बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजे थपथपा कर उनकी बात का स्वागत करने की कोशिश की। लेकिन उमर अब्दुल्ला साफ साफ ये बोलते नजर आए कि आज कोई मेज नहीं थपथपाई जाएगी, आज हम कोई स्टेटहुड की मांग नहीं करेंगे, आज हम कोई केंद्र सरकार से विशेष अधिकार की मांग नहीं करेंगे। आज जो बड़ी आतंकवादी घटना हुई है उस पर हम संवेदना व्यक्त करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दुख व्यक्त करेंगे। आज के दिन
कोई राजनीति नहीं की जाएगी। और किन शब्दों में उमर अब्दुल्ला ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता दिया जम्मू कश्मीर की जनता को भी और इस देश की जनता को भी। आप खुद सुनिए, आपके स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जो बोला वो बयान सुनवा रहा हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे कह दिया कि आज कोई सियासत नहीं करेंगे, आज हम कोई पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे, आज कोई राजनीतिक मांग नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। यानी किसके हाथ में है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में। और मनोज सिन्हा किसको रिपोर्ट करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस एक तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, सेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में है। तो वहां जो भी फेलियर हुआ, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस की असफलता हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस की असफलता हो या आईबी का फेलियर हो या फिर दुनिया भर में भारत की सुरक्षा के मद्देनजर जानकारी इकट्ठा करने का दायित्व जिस खुफिया एजेंसी रॉ के पास है, उनकी असफलता का मामला हो, इन तमाम असफलताओं के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जिम्मेदार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल भी जिम्मेदार है। लेकिन प्रधानमंत्री की शायद अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ, लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, उन्हें इस्तीफा देने को कह सके या बर्खास्त कर कर उनको उनके घर बिठा सके। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती और कमजोरी को लेकर कई तरह की बातें उठती रही है, उनके 56 इंच के सीने को लेकर कई तरह की बातें उठती रही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के इस एक दिवसीय विशेष सत्र के बाद यह सवाल उठने लगा है कि जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर इस देश के लोगों से माफी मांग सकते हैं, तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है, वो संसद का एक सत्र बुलाकर क्यों नहीं संसद के जरिए इस देश की जनता को सच बताते हैं, संसद के जरिए इस देश की जनता से माफी मांगते हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने, जैसे ही ये घटना पहलगाम में हुई थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर एक रैली को संबोधित करना ज्यादा जरूरी समझा। और इसके बाद से ही देश के विपक्षी राजनीतिक दल लगातार केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। याद कीजिए कि इस दौर में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए थे जब भारत चीन की लड़ाई में भारत को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर देश की जनता से माफी मांगी थी, ये कहते हुए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, हम लोग सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए। और आज देश के प्रधानमंत्री सच बताने की बजाय
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, जिम्मेदार लोगों से इस्तीफा लेने की बजाय बिहार में रैली को संबोधित करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। सर्वदलीय बैठक से तो वो नदारद ही रहते हैं। यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को भी वो लगातार खारिज कर रहे हैं, लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं और गोदी मीडिया के जरिए वो इस तरह का एक उन्माद भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया हो, जैसे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया गया हो, जैसे कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। और ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है कि वो संसद के सत्र में, संसद के पटल पर खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सत्र से बचते हुए नजर आ रहे हैं, संसद का सत्र बुलाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। राजस्थान के जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया था और इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। ये शर्म की बात है। 56 इंच के सीने का क्या हुआ? बड़ी-बड़ी बातें जो करते थे उसका क्या हुआ? मैं लड़ूंगा, इन तमाम बातों का क्या हुआ? और किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 82 साल के एक वयोवृद्ध नेता ने 56 इंच की छाती की बात बार-बार करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच से पोल खोली एक-एक करके सुनिए, आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। जो बात उमर अब्दुल्ला ने बोली, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली, ये पूरा मसला इससे भी कहीं आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम आप पहले ही उठा चुके, पाकिस्तान उसके बाद सुधरा नहीं। सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने को लेकर जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, जबकि तमाम जानकार एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि भारत के पास इतने बांध ही नहीं है कि वो सिंधु नदी का पूरा पानी रोक सके। तो फिर इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों में लगातार अपनी जुबान से ये बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, इससे भी बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में अगर मैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं तो जो भी लड़ाई होगी या जिस तरह की परिस्थिति भी उत्पन्न होगी, उसमें चंद देश ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उसमें अमेरिका है, उसमें रूस है, उसमें चीन है। और इन तीनों देशों के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, यानी वीटो पावर है। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। रूस खुद ही यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में लगातार हमारे प्रधानमंत्री शांति शांति का राग अलापते हुए
कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसे में अब किस मुंह से वो लड़ाई के लिए रूस का साथ मांगेंगे। और रूस ने एक दौर में जम्मू कश्मीर के मसले पर ही ऐसा मौका आया था जब महज 24 घंटे में कई बार भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करके भारत को बचाया था। क्या आज रूस 100% भारत के साथ खड़ा नजर आएगा? इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान के साथ रिश्ते उसके सुधरे हैं और ऑयल डिप्लोमेसी के जरिए जिस तरह से भारत ने पश्चिमी देशों को मदद पहुंचाई है, रूस इससे खिन्न है। तो चीन आपके विरोध में है, रूस आपके साथ है नहीं, और अमेरिका साथ देने का दिखावा करता है। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक तरह से पोल खोलने की कोशिश की, ट्रंप की भाषा बदल गई। वो जम्मू कश्मीर के विवाद को 1500 साल पुराना विवाद बता रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो अमेरिका आतंकवाद को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है, जो अमेरिका इस पूरी दुनिया में शांति को भंग करने के लिए जिम्मेदार है, और जिस अमेरिका का राष्ट्रपति एक व्यापारी आदमी डोनाल्ड ट्रंप है, वो जाहिर सी बात है कि इस युद्ध का इस्तेमाल अगर भारत पाकिस्तान के बीच में होता है तो वो शांति स्थापित करने की बजाय, भारत का साथ देने की बजाय अपने हथियारों को बेचने के लिए करेगा। तो फिर इस दुनिया का कौन सा बड़ा देश आज की तारीख में भारत के साथ खड़ा है? इजराइल भारत के साथ खड़ा है। यूरोपीय देशों की बात करूं तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अमेरिका की ना के बाद इजराइल कब तक भारत के साथ खड़ा रहेगा? और पूरे यूरोपीय देशों में अगर माहौल बनता हुआ नजर आया तो फ्रांस कब तक भारत के साथ खड़ा नजर आएगा? और ये दोनों किस हद तक जाकर भारत के साथ खड़े नजर आएंगे, अभी इसको लेकर भी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ देश में उन्माद का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संसद में जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सच बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने ही लोगों के खिलाफ, क्योंकि सवाल, उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं कि आतंकवादी देश में घुसे कैसे, हथियार देश के अंदर आया कैसे, सुरक्षा बल थे कहां, सशस्त्र बल के जवान थे कहां, इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या वाकई इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार देश की और देश के सुरक्षावासियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है भी या नहीं? इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।